नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी जी की वॉशिंग मशीन ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया है। उसने घोटालों के लिए बदनाम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी को 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में क्लीन क्लीन चिट दिलवा दी है। अजित दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए इससे अच्छी कोई खबर हो नहीं सकती। वे बारामती से चुनाव लड़ रही हैं और इस घोटाले की वजह से उनकी छवि खराब हो रखी थी। अब वे ये कहते हुए चुनाव प्रचार कर सकेंगी कि बेदाग हो गई हैं। ये और बात है कि इस बात को कितने लोग स्वीकार करेंगे। अजित पवार के लिए तो एक और राहत की खबर है। बीजेपी से हाथ मिलाकर उन्होंने अपना और अपने परिवार के सदस्यों के नाम एक और घोटाले से हटवा लिए हैं। उनके हिसाब से उनकी राजनीतिक कमीज और उजली हो गई है। लेकिन जब सबको पता है कि ये उपलब्धि उन्होंने क्या कीमत देकर हासिल की है और मोदी जी ने उन्हें ये राहत क्यों दी है, तो जाहिर है कि वो जो चाहते हैं शायद वो इम्पैक्ट ना हो। ये घोटाला 2019 का है। माफ कीजिएगा, घोटाला तो पुराना है, लेकिन मुंबई के बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2009-19 में इस पर निर्देश दिए थे ईओडब्ल्यू को, आर्थिक अपराध शाखा को, केस फाइल करने के। इसमें आरोप था कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने चीनी मिलों को प्रक्रिया का सही ढंग से पालन न करते हुए कर्ज दिया था। ईओडब्ल्यू के केस के आधार पर ईडी ने भी 2 चार्जशीट्स दाखिल की थी, लेकिन अब चूंकि ईओडब्ल्यू का ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, जनवरी में फाइल कर दी थी, लेकिन खबर अब निकल कर आई है, तो ईडी की चार्जशीट्स भी बेमानी हो जाएंगी। ईडी के मुताबिक ऐसी चीनी मिलों को कर्ज दिए गए जिनके निर्देशक अजित पवार थे। बाद में जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो उसे कौड़ियों के मोल में अपने ही रिश्तेदारों को उन्होंने उन कंपनियों को बेच दिया। मजे की बात यह है कि इन खरीदार कंपनियों को जिन 2 कंपनियों ने पैसा दिया, उनमें से एक की निर्देशक सुनेत्रा पवार, जो कि अजित पवार की पत्नी है, वो थी, और दूसरी के उनके चाचा राजेंद्र गाडगे। सवाल ये है कि मोदी से हाथ मिलाते ही ये भ्रष्टाचार के आरोपी, जिन्हें खुद मोदी जी कह रहे थे कि ये महाभ्रष्टाचारी हैं, हजारों करोड़, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, कैसे बेदाग हो गए? इन्हीं अजित पवार के बारे में चक्की पीसने की बात देवेंद्र फडणवीस ने की थी। तो वो बेदाग कैसे हो गए, क्यों हो गए, और इसमें मोदी सरकार का योगदान क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल हैं। तो आइए उनसे इस पूरे घोटाले के बारे में और जिस तरह से उन्हें क्लीन चिट दी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। विवेक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताएं कि आपको कोई शौक लगा जब ये खबर आई कि 25,000 घोटाले में भी इनको क्लीन चिट दे दी गई और ठीक चुनाव के बीच में उनकी पत्नी बारामती से उम्मीदवार हैं? देखिए, इसमें किसी किस्म का झटका लगने जैसी तो कोई स्थिति थी ही नहीं, क्योंकि न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे राष्ट्र के जो लोग हैं, पत्रकार हैं, सुधीजन हैं, या जो इस तरह की राजनीतिक हलचलों पर हमेशा नज़र रखते हैं, उनके लिए इस मुद्दे पर लाज़मी तौर पर कोई भी झटका लगने वाली हालत नहीं थी। उसका कारण ये है कि 70,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला है, उसमें भी पहले इसके जो है अजीत पवार और उनके कुछ 2-4 सहयोगियों को बाहर निकाला जा चुका है। इसके अलावा भी कई और मामले हैं जिनमें उनकी जो साफ-सफाई की प्रक्रिया है, वो चल रही है। और जिस तरह से अजीत पवार ने एक बार पहले इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ आके सरकार बनाई, 48 घंटे के अंदर ही सरकार गिरी और उसके बाद में वो वापस एनसीपी के साथ चले गए और फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद में दोबारा वो भाजपा के साथ अपने कुछ सांसदों और विधायकों को लेकर के चले गए। और उसके बाद से तकरीबन उनके साथ में गए हुए कुछ 8 या 9 लोग जो थे, उनमें से 4 या 6 मंत्रियों के खिलाफ जो है अनियमितताओं के, घोटालों के आरोप चल रहे थे, जिनमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं, धनंजय मुंडे भी हैं और भी तमाम जो मंत्रीगण थे, नेतागण थे, उनके नाम उसमें शुमार थे। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को अगर बहुत बारीकी से न भी देखा जाए और बहुत ऊपरी तौर पे, सतही तौर पर भी देखें, तो ये साफ दिखाई देता है कि जिस कमल छाप साबुन की ब्रांडिंग पिछले कुछ सालों में हुई है,
उसने कितना बढ़िया काम किया है। और अब जो है लोगों को ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। अब तो ये है कि मैंने इस फलाने साबुन से चमकार का इस्तेमाल किया तो मेरी कमीज सफेद है। तो ये जो पूरा का पूरा मजाक है या जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, ये आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, राष्ट्र के अन्य दिगर हिस्सों में आज भी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे समेत किसी भी व्यक्ति को, लिखने पढ़ने वाले को, राजनीतिक हलचलें देखने वाले को इस खबर से कोई झटका लगा होगा या अचरज हुआ होगा। मुकेश जी। पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो 25,000 का घोटाला बताया जाता है वो एक्चुअली में है क्या, और उसमें कैसे ईडी और ईओडब्ल्यू ने अजीत पवार, उनकी पत्नी और रोहित पवार भतीजे, उनको भी बाहर निकाल लिया है या निकाल दिया मोदी जी की ने। हाँ, मतलब ये कहा जा सकता है कि अब लगभग वे निकल ही चुके हैं, क्योंकि जब मामले में क्लीन चिट आ गई है और ये कह दिया है कि इनके तो नाम ही नहीं थे, तो जब नाम ही नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई बाकी के जो 70 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनमें से ये 5-7 लोग जो हैं बाहर आ गए हैं। हालांकि इस मामले में आपको अभी भी ये बताना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को आगाह भी करना चाहूंगा कि शरद पवार का नाम इसमें अभी भी उन 70 लोगों की फहरिस्त में है, मुजरिमों की, आरोपियों की, और वो नाम अभी तक जो है साबुन की सफाई या वॉशिंग मशीन की सफाई में नहीं आया है, उस जद में नहीं आया है। तो ये जो 25,000 करोड़ रुपए का जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, जिसको कि एमएससीबी स्कैम के रूप में देखा जाता है या पहचाना जाता है या इंगित किया जाता है, उसमें मुंबई पुलिस ने सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसको जो कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के तहत काम करने वाली इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू ने दायर की थी। और कुल 70 लोगों को इसमें पदाधिकारियों समेत नामजद किया था, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का नाम भी था, उनकी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा का भी नाम था, भतीजों वगैरह के भी नाम थे, जैसे कि हमने अभी चर्चा में बताया। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में एक आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन उस आरोप पत्र से ही ये चीज सामने आने लग गई थी कि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इसमें अब अजीत पवार और उनसे संबंधित लोग जो हैं वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उस आरोप पत्र में ही अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम शामिल नहीं था। और ये बात जरूर बता दूं कि आरोप पत्र दायर करने के पहले ही एनसीपी नेता अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी चीनी मिल की कुछ संपत्तियां जो हैं वो इन्होंने ईडी ने जब्त भी की थी। ये बात है जुलाई 2001 की, और उस वक्त जो है ईडी ने एक बयान जारी किया था और उस बयान में उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है उसमें कोरेगांव स्थित जरंदेश्वर सहकारी चीनी मिल की जो भूमि है, उसकी जमीन, उसके भवन, संयंत्र, उसकी मशीनरी वगैरह वगैरह, करीब करीब 65 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जो थी वो 2010 की जो खरीद मूल्य है उसके मुताबिक इस रकम को आंका ईडी ने और उसे जो है वो जब्त कर लिया था। तो ये जो जब्ती थी वो पूरी की पूरी एमएससी जो घोटाला है, बैंक घोटाला है, उसकी जो इलीगल वेल्थ उन्होंने कमाई है उससे खरीदा है, ये बता करके। और चूंकि ये आपराधिक कर्म से अर्जित आय है, इसलिए ईडी का और पीएमएलए का केस बन जाता है। इसके तहत जो है ये पूरा का पूरा मामला बना करके और ये संपत्तियां जब्त की गई थी। अब निश्चित तौर पे जब मामला ही नहीं बनता है, जब नाम ही नहीं है, तो ये संपत्तियां भी वापस हो जाएंगी। और जैसा कि पहले भी काम उन लोगों के अंडर ये पूरी चीनी मिल थी, बदस्तूर जो है ये काम चलता रहेगा। अब इस पूरे खेल में ईडी ने ये आरोप लगाया था कि स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से संबंधित कंपनी थी, तो उसके जितने भी उसके पास में जरंदेश्वर शुगर मिल्स के अधिकांश शेयर थे। तो इस तरीके से तार जोड़े गए थे अजीत पवार, सुनेत्रा पवार तथा अन्य लोगों से इस कंपनी की खरीद फरोख्त और उससे जुड़ी हुई चीजों की। ये पूरा मोटा मोटे तौर पे ये केस है। एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। ईडी ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम अपने चार्जशीट में नहीं रखा, आप ये कह रहे हैं?
ईओडब्ल्यू ने रखा था, उनकी जी उनके केस में था, ईडी ने उसको हटा दिया। निश्चित तौर पे, क्योंकि उसमें हुआ ये था कि कुछ याचिकाकर्ता जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने पीआईएल यानी कि जनहित याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि जो बैंक का घोटाला है उस घोटाले में अजीत पवार और उनके कुछ लोगों के नाम हैं और वहाँ की जो पूरी की पूरी बॉडी है, जो मैनेजिंग कमेटी है और वहाँ के जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनका इस पूरे घोटाले में हाथ है। तो इस चीज के आधार पे, इस शिकायत, इस जनहित याचिका के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जो आदेश दिया था, उस आदेश के तहत उन तमाम लोगों की जांच तो करनी ही थी। इसलिए मुंबई पुलिस की जो एफआईआर है उसमें तो इनका नाम है, लेकिन आपको बता दूं कि उस एफआईआर की जांच करने के बाद में जो भी कुछ सिलसिला बना, जो भी कुछ मामला निकला, उसके बाद में ईडी ने उसके ऊपर जांच करते हुए और अपनी एक्शन लेना शुरू की। अब ईडी तो आपको पता ही है कि किस तरह से दिल्ली से संचालित हो रही है और पिछले 10 सालों में उसका जो स्टाफ है 4 गुना हो चुका है, उसका जो खर्च है वो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है और उसके जो केसेस की संख्या है वो तो करीब करीब 20-30 गुना बढ़ चुके हैं और इतने केस जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सिर्फ ईडी के और जा चुके हैं कि उससे बहुत बड़ा भार जो है वो उनके ऊपर अदालतों के ऊपर आ चुका है। तो इस पूरे मामले में जो है कुल मिलाकर के कहानी ये बन रही थी कि 25,000 करोड़ रुपए के फर्जी कर्ज दिए गए हैं और ये जो है इसकी जांच याचिकाकर्ताओं ने पीआईएल के तहत करवाने की मांग की थी और इसी कारण से जो है बैंकों ने जो है कई किस्म की जो भी गड़बड़ियां की हैं उनको सारी चीजों के मामले में जांच चल रही थी। यही कुल मिला के मुद्दा था। और 25,000 करोड़ का कर दिया गया और एजेंसियों ने अभी केवल 1,300 करोड़ रुपए इकट्ठे वापस हासिल किए हैं, उगाहे हैं, जो कर्ज दिए गए हैं। मतलब तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए अभी बट्टे खाते में। इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें, इस तरह के घोटालों में एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अगर जो भी ये बरामदगियां हों या जब्तियां हों तो भूमि और उस पे बने हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके तो फिर भी भाव जो हैं वो बढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब ईडी या जो भी एजेंसीज जब्तियां करती हैं तो जो खरीद मूल्य होता है उसी मूल्य को अपने यहाँ पर निर्धारित करके और बताती हैं अपनी चार्जशीट में या अपने दस्तावेजों में। लेकिन मशीनरीज वगैरह के साथ में इसका उल्टा होता है कि जमीनें और भवन का जो उसमें जो बढ़त है उसके वक्त के साथ में उसमें जो बढ़त आती है वो दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन इसी तरीके से मशीनों की जो खरीद होती है या उससे अलाइड और चीज़ों की खरीद होती है, उनकी जो जब्तियां होती हैं उसमें जो उनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन वैल्यू है, वो नहीं जोड़ा जाता है, उसको भी उसी खरीद मूल्य के साथ में रख लेते हैं। लेकिन जो धन होता है बैंकों में वो सीज करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस केस के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा जो है बैंक खातों की जब्तियां और वो सब नहीं की जा सकी थी और उसके पीछे का रहस्य आज तक किसी को पता नहीं है। तो एक एक चीज जो इस पूरे कांड से मैं 2-3 चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। पहला, इस पूरे खेल में पैसों का खेल हुआ। 25,000 करोड़ रुपए की चपत लगी सरकारी खजाने को, कोऑपरेटिव्स को, जिन बैंकों ने कर्ज दिया, और उसका अभी आता पता नहीं है। 1,300 करोड़ का पता है। तो मतलब एक बड़ी चोट लगी और ये चोट लगाने वालों में अजित पवार, सुनेत्रा पवार और इनके रिश्तेदारों की कंपनियां शामिल हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है। जो याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में जो पीआईएल दायर की है उसके मुतालिक अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे ये सारे नाम और उनकी जो गड़बड़ियां हैं वो सामने निकल करके आती हैं। बाद के दिनों में जिस तरीके से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई है और जिस तरीके से नामों को बाहर करने और नामों को बनाए रखने की कवायद हुई है, वो थोड़ा सा मामला जो है ट्रिकी बन जाता है क्योंकि जी मैं ये समझ लूं पहले। देखिए, एमएससीबी ने लोन दिए अजित पवार वगैरह की कंपनियों को, वो एनपीए हो गया, एनपीए कर दिया गया, हो गया, हम सब जानते हैं।
कि पैसा खाना हो, दबाना हो, गबन करना हो तो उसको कैसे एनपीए में तब्दील कर दो। एनपीए हो गया। अब वो कंपनियां दिवालिया हो गई, उन कंपनियों को बेच दिया गया। बेचा किनको गया? अपने रिश्तेदारों को। और जिन्होंने खरीदी, जिन रिश्तेदारों ने, उनको पैसा देने वाले कौन थे? सुनेत्रा पवार और वो गाडगे। तो ये पूरा एक, आप देखें कि कॉकस है, एक पूरा समूह है जो आपस में इस पैसे का खेल खेल रहा है, चक्री घुमा रहा है। सही है क्या? अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ खुद को दे। बहुत हाँ सीधी सी बात है। और इस जी। मामले में तो अंधा भी नहीं है, अंधे बनने का ढोंग किया जा रहा है। सच तो ये है कि अभी जैसे ईडी ने खुद ही जांच की और उस जांच में उन्होंने बताया कि सन 2010 से लेकर के 2021 के बीच पुणे का जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है और कुछ अन्य जो वित्तीय संस्थान हैं, उनसे लगभग 7 करोड़ रुपए का कर्ज जो है जरांदेश्वर शुगर मिल्स द्वारा स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के लिए उपयोग में गया है। जब ईडी खुद ये बात कहती है तो बाद में ईडी जो है उस बात से कैसे पलट सकती है? जो जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं बहुत सीधे तौर पर ईडी की ही कही हुई बात को सीधे तौर पर सामने रख रहा हूं कि जरांदेश्वर शुगर मिल्स द्वारा स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो उपयोग में हुआ है पैसा 700 करोड़ रुपए, वो आंकड़ा मेरी तरफ से नहीं आया है, वो आंकड़ा ईडी की तरफ से आ रहा है। और अब ईडी कह रही है कि नहीं साहब, अजीत पवार और सुनेत्रा पवार जो है इस मामले में दोषी नहीं है। तो क्षमा करें। तो जो बात आप कह रहे हैं वो बात निश्चित तौर पर वही है, बस बात को कहने का अंदाज उनका अलग है। जो कागजों में वो दिखा दें वो अदालत को मानना पड़ेगा। अब अदालतों के विवेक पर यह निर्भर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो हैं, जो इन मामलों की सुनवाई करते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा जहां तक मानना है कि यदि वे स्वीकार नहीं भी करते हैं और इसको री इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स इशू करते हैं, तो भी ये पूरा का पूरा सिलसिला जो है मई के महीने के बाद तक खड़ा होगा अदालतों में। अभी ये मामला आ रहा है, अब इसके बाद में जो है याचिकाकर्ता या अन्य कोई लोग या कांग्रेस के लोग जो हैं वो, या विपक्षी दलों में से और भी कोई लोग, हो सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ मूव करें या बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जाएं कि जो इन्वेस्टिगेशन की है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और उसमें ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो वो री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मामला जो है उसी दिन सुनवाई नहीं हो जाएगी, क्योंकि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत जो है पहले रजिस्ट्री में फाइल करेंगे। रजिस्ट्री कब उन्हें चीफ जस्टिस के सामने पेश करेगी, चीफ जस्टिस कब उसको जो है वो ऑर्डर में लेंगे और कब जो है वो किसी जस्टिस के सामने या बेंच के सामने जाएगा और उसकी पहली सुनवाई के लिए नोटिस कब जारी होंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये जो बहुत क्रूशल टाइम है, ये जो बहुत ही गाढ़ा वक्त है चुनाव का, ये तो पार हो ही जाएगा। और जब आपके ऊपर घोटाले के आरोप ही नहीं हैं, तो बल्ले-बल्ले है। जिस तरीके से भी चाहें उस तरीके से चुनाव प्रचार होंगे और ये कह कर के चुनाव प्रचार होंगे कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, हम करप्ट नहीं हैं, आप हमें वोट दीजिए। ये बताइए कि ये क्लोजर रिपोर्ट जनवरी में दाखिल की गई थी, खबर अभी सामने आई, ये क्या संबंध है? ठीक चुनाव के पहले इस्तेमाल करना है? भाजपा की नेतृत्व की दो बड़ी मतलब बयानों के मुहावरे हैं। एक टाइमिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो है क्रोनोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता जो हैं वो बड़े वक्त के साथ बड़े मुफीद तरीके से विपक्षी दलों के ऊपर हमला करने के लिए, नेताओं पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही दोनों शब्द जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार पे लागू हो जाता है कि एक तो उनकी टाइमिंग क्या है और एक उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि जनवरी महीने की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको अब जाकर के क्यों सामने ला कर के रखा गया है। क्योंकि चुनाव का वक्त है, प्रचार जो है वो जोरदार तरीके से चल रहा है और इतनी गर्मी के वक्त में जब घर-घर जाकर के चुनाव प्रचार करना बहुत भारी हो रहा हो, जब बहुत सारे चुनाव के लिए जो पहले माध्यम इस्तेमाल किए जाते थे,
उनका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम हो गया हो। ऐसे में ये एक खबर जो है वो कैसे पूरे इलाके में या पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, और कैसे जो है वो सुनेत्रा पवार के लिए एक पूरा माहौल और एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर देगी चुनाव प्रचार का, वो कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो इसमें कोई बहुत नई चीज और बड़ी चीज नहीं है। जी। ये घटनाएं चलती रहेंगी। तो क्या ये भी बिल्कुल स्टेब्लिश्ड है कि ये एक डील के तहत अजित पवार गए थे, अब धीरे धीरे उनके सारे केसेस साफ होते जा रहे हैं और ये उसकी नई वानगी है? निश्चित तौर पे ऐसा ही होना चाहिए और हो भी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि मैं आपको मुकेश जी थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र का विदर्भ का जो सिंचाई घोटाला है, जिसको कि हम 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के रूप में देखते हैं, उस मामले में भी श्रीमान अजीत पवार जी के खिलाफ जो है वो महाराष्ट्र की ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले दर्ज किए थे, और उसके बाद में जो दर्जनों मामले थे, उनमें से उन 9 मामलों को 25 नवंबर 2019 को एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र ने दाखिल दफ्तर कर दिया, या उनको कोल्ड स्टोरेज में ये बोल के डाल दिया कि चूंकि इन मामलों में अजीत पवार का नाम शुमार नहीं था, इसलिए ये मामले बंद किए जा रहे हैं। हालांकि उस वक्त के एसीबी के जो महानिदेशक हैं परमवीर सिंह, उन्होंने एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार बयान भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो 9 जांच हम बंद कर रहे हैं, उनमें भले ही अजीत पवार का नाम नहीं है, लेकिन तय तो ये है, सत्य तो ये है कि इसमें अनियमितताएं नहीं मिली हैं, और ये तो सामान्य सी नियमित जांचें हैं जो कि स्थानीय किसानों और कुछ एनजीओज ने दर्ज करवाई थी, और ये कुल मिलाकर के 20 एफआईआर थी। तो 20 में से हम सिर्फ 9 को ही बंद कर रहे हैं ना, बाकी तो नहीं बंद की हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने एक और बात अपने पक्ष में ये बात रखी थी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने। उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमने एफआईआर बंद करने की बात कही है, हम इसको सारे मामलों को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी एफआईआर अगर कैंसिल करानी है, रद्द करवानी या खारिज करवानी है, तो हमें उस कोर्ट में जाना पड़ेगा जिस कोर्ट में मतलब ये मामले चल रहे हैं, वहीं हमें क्लोजर रिपोर्ट लगानी होगी, यानी कि हमें सी समरी फाइल करनी होगी, और वो सी समरी अदालत यदि एक्सेप्ट कर लेती है तो ही वो केस बंद होगा, अन्यथा बंद नहीं होगा। कानूनी तौर पे ये सही है, लेकिन अदालतों की जिस तरह से हालात चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मतलब ये 9 मामले बंद न कर लिए जाएं या उन्हें उनकी जांच जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाए। अच्छा, इसमें इसमें भी एक पेच है कि जब ये पूरा का पूरा मामला चला और ये तय हुआ कि हाँ भाई ये 9 मामले बंद किए जाएंगे, तो उस वक्त में एडिशनल जो हमारे पुलिस महानिदेशक थे एंटी करप्शन ब्यूरो के, विपिन कुमार सिंह, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो अमरावती के जो एसपी थे, उनको एक गोपनीय पत्र लिखा था, और उस गोपनीय पत्र में सिंचाई घोटाले से संबंधित 9 खुली जांच बंद करने के निर्देश दिए गए थे। अब ये जो पत्र है ये लीक हुआ, और उसके बारे में काफी सारी खबरें जो हैं दीगर अखबारों में और मीडिया में उस समय में छपी भी थी, जो कि मेरी स्मृतियों में जिंदा है। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपके सामने कोट कर रहा हूँ। तो ये चीज साबित करती है कि ऊपर से नीचे तक किस तरह से पूरे मामले को बंद करने की कवायद हुई थी और व्यवस्थाएं हुई थी, और ये पूरा मामला जो है उस वक्त में, ये सिंचाई घोटाला जो हुआ था, उसके कुल मिलाकर के 3,000 टेंडर जो हैं वो शक के दायरे में थे, संदेह की जांच के दायरे में थे, और इसमें बहुत सारे मामलों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने या पुलिस ने ये बात कह करके एफआईआर दर्ज नहीं की थी कि इनमें हमें सबूत नहीं मिले हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये सारे के सारे जो मामले थे मुकेश जी, उनके सारे दस्तावेजी सबूत अगर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में बैठ करके और उनकी जांच करवा ली जाती, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। जिस तरह जूता घोटाले में 2 यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस्तेमाल करके और 36,000 करोड़ का पूरा घोटाला सामने ला करके और दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो क्या इस मामले में ऐसा नहीं हो सकता था? ऐसा हो सकता था, लेकिन करने की मंशा नहीं थी।
तो ये आप पीछे पीछे जितना चले जाएंगे उसमें आपको ये चीज साफ दिखाई देगी कि ये पूरी की पूरी डील ही है। क्योंकि आपको बताऊं, मैं 25 दिसंबर को ये जो है क्लोजर की बात आती है। क्यों? क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो को 28 नवंबर 2020 को मामलों में प्रगति दिखानी थी, हाईकोर्ट को अपनी प्रगति की रिपोर्ट पेश करनी थी। तो उन्होंने कहा भैया 9 मामलों को बंद करने की प्रगति रिपोर्ट फाइल कर दो, अदालत भी जो है संतुष्ट हो जाएगी, जनता भी संतुष्ट हो जाएगी, आका भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो जब हाकिम का ही हुक्म मानना है और सबको संतुष्ट कर देना है, तो वो कार्रवाई, वो एक्टिविटी हुई। ये बताइए, क्या सुनेत्रा पवार को खड़ा करना भी इसी डील का हिस्सा होगा? मोदी जी का प्रेशर होगा कि अगर मामले हटाने हैं तो अपनी बीवी को खड़ा करो अजित पवार पर, ताकि सुप्रिया सुले को काउंटर करो, अजित पवार को कमजोर करो। ये बीजेपी की तरफ से एक एक्शन हो भी सकता है, और मैं इसका एक दूसरा पहलू ये भी देखता हूं कि ये शायद शरद पवार और अजीत पवार की अंदरूनी कोई मतलब व्यवस्था हो, चाल हो, या उनका कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो। क्योंकि अजीत पवार के खिलाफ जो है अभी भी कुछ और मामले हैं जिनको लेकर के और मसले खड़े हो सकते हैं। और चूंकि घर का ही व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ रहा है, और उनके सुनेत्रा पवार के चुनाव लड़ने के बाद में यदि 1 साल के अंदर जो है अजीत पवार के बाकी के सारे मुकदमे मामले भी खारिज हो जाते हैं, या उनको दाखिले दफ्तर किया जा सकता है या कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में सुनेत्रा जो है यदि अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं और उसके बाद में अजीत पवार वापस से उपचुनाव में जीत करके और सांसद बन जाते हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है। सुप्रिया सुले को जहां क्यों बनना चाहेंगे? वो सांसद बनना भी नहीं चाहते, वो राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आना चाहते, वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी एम्बिशन क्लियर है, वो बार बार कह भी चुके हैं। तो ये हो सकता है कि मोदी जी अजित पवार को और भी ग्रिप में रखना चाहते हो, शरद पवार को और भी कट टू साइज करना चाहते हो। सुप्रिया सुले हार जाएंगी तो शरद पवार की और मट्टी पलीत होगी। ये खेल हो सकता है। निश्चित तौर पे अब घर के ही 2 लोगों को अगर आप लड़ा देंगे और कुछ भी हो जाए, लड्डू तो बीजेपी के ही पाले में रहेगा। जो भी जीते या हारे, मामला जो है इनके पास ही रहेगा। अगर सुनेत्रा हारती हैं तो अजीत पवार कमजोर पड़ते हैं, यदि सुप्रिया हारती हैं तो शरद पवार कमजोर पड़ते हैं। तो ये इन दोनों ही स्थितियों में लड्डू तो दोनों हाथ में बीजेपी के ही है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है जी। ये बताइए कि ये इसको आम लोग कैसे ले रहे होंगे? ये तो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, इतने मूर्ख भी नहीं है लोग। और महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, इन दिनों भी पूरा माहौल बदल चुका है। तो ऐसे में तो सीधे सीधे गणित समझ में आता है लोगों के, ये तो दाग धुलने वाला नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हम लोग जब आम जनता के बीच में यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों से बातें हो रही हैं, मुझे एक चीज समझ में आ रही है मुकेश जी, कि जो यूथ है देश का और मुंबई और महाराष्ट्र का, वो बड़े पैमाने पर जो है उसमें नाराजगी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, वर्तमान केंद्रीय सरकार की, और महाराष्ट्र की राजनीति में भी बैठे हुए सत्ताधीशों के काल पर दिखाई दे रही है। उनका कहना यह है कि इस तरह की घटनाएं कभी भी नहीं हुई, और खास तौर से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी, और मेरे साथ में जुड़े हुए और भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व करने वाले, और उनके प्रवक्ताओं द्वारा जो बयान विपक्षी दलों के नेतृत्व के ऊपर किए जाते हैं, या उन पे छींटाकशी, या जो जिस तरह की भाषा में टिप्पणियां की जाती हैं, उनसे बहुत ही नाराज हैं, खफा हैं। और यूथ जो है वो खास तौर से मोबिलाइज हुआ है इस पूरे मामले में, और उनका ये कहना है कि बेरोजगारी और अन्य जो मुद्दे हैं वो पीछे हो चुके हैं, सिर्फ धर्म और छींटाकशी और मारकाट, यही सब मुद्दे जो हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं जी, घोटाले और इसकी जो, हाँ, घोटालों और बाकी सब चीजों के बारे में उनका भी साफ तौर पर यही मानना है कि ये पूरी की पूरी जो कवायद है उसके अंदर, अभी जैसे आपको मैं बताता हूं कि एनसीपी के जो 9 बागी विधायक थे,
उनमें से 4 के खिलाफ जो सीधे सीधे से करप्शन के चार्जेस थे। और इन इन चीज़ों को लेकर के आज की ही बात है, मैं जिस ऑटो रिक्शा में बैठ करके आ रहा था, उस ऑटो रिक्शे के ड्राइवर ने मुझसे मतलब एक बात पूछी। न जाने उसके क्या दिमाग में आया कि उसने मुझसे ये पूछा कि साहब आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? मैंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, वही जीतेगी। तो वो हँसने लगा, बोला कि आप मोदी जी के भक्त हैं क्या? मैंने कहा कि मैं भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन जो आम दिखाई दे रहा है, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। चूँकि मुझे उससे समझना था कि वो क्या सोच रहा है, तो मैंने ये बात उसके सामने रखी। उसने कहा कि देखिए सर, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। मैंने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? बोले कि सर हमारा गैस का दाम डबल हो गया, सिलेंडर हमको 1200 रुपए में मिल रहा है, पेट्रोल डीजल जो है वो भी बढ़ गया है, रेलवे का टिकट जो है उसका इतना परेशानी है, वंदे भारत में हम जा नहीं सकते। हम लोगों को तो 3 टियर वाली ट्रेन का टिकट है जो वो 3-3 महीना पहले, 2-2 महीना पहले लेना पड़ता है, तब भी उसके अंदर 10, 20, 50 लोग ऊपर से घुस जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में तो फ़र्क नहीं आया है। तो मैंने कहा अब जी। आप किसको वोट करेंगे और पहले किसे किया था? तो बोले सर हम पहले तो 2 बार बीजेपी को वोट किए थे, इस बार सोचेंगे। मतलब उसने अभी भी साफ नहीं कहा। तो मैंने उससे जब ये पूछा कि भाई मंदिर के मसले पे आप क्या सोचते हैं? तो बोले सर मंदिर बन गया वो तो बहुत अच्छा है, पर हमारे राम जी गए कहाँ थे जो अभी आए लौट के? राम जी तो थे ना यहीं पे। कण-कण में जब राम विराजते हैं भारत में, तो फिर उनको वापस लाने की बात कौन करता है? मतलब एक जब आम रिक्शे वाला जो कि पूरा भक्ति से सराबोर रहा है, जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और राम जन्मभूमि को लेकर के उत्साहित रहा है, अब वो अगर गरीबी, महँगाई और बेरोज़गारी के मुद्दों पे बात करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि समाज में फिर कहीं तो हवा असंतोष। बदल गई। हाँ, हवा बदल गई। हवा बदल रही है, लावा जो है वो खदबदा रहा है कहीं न कहीं तो। आखिरी आखिरी सवाल है विवेक जी कि जी। प्रधानमंत्री कहीं अजित पवार के दाग धोते-धोते अपनी कमीज पे दाग लगाते जा रहे हैं क्या? अगर इतने सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके सारे अपराध धीरे-धीरे साफ कर रहे हैं, तो आखिरकार महाभ्रष्ट तो वही दिखेंगे फिर। देखिए पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी में जितने विपक्ष के नेता गए हैं, उनका पूरा का पूरा एक चार्ट तैयार करवा लीजिए। आपके सवाल का जवाब जो है उस टेबल में मौजूद होगा। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था कि 9 बागी विधायकों में से एनसीपी के 4 जो है उनके खिलाफ ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो की जाँच चल रही थी, जिसमें अजीत पवार थे, छगन भुजबल थे, प्रफुल्ल पटेल थे और हसन मुश्रिफ थे। और उसके अलावा जो है शिवसेना के जो टूट करके बंदे गए थे, उनमें प्रताप सरनाईक थे, जिनके ऊपर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड घोटाले का मामला था। यामिनी जाधव थी, जो कि विधायक थी, जिनके पति जसवंत जाधव ईडी के रडार पर थे। भावना गवली थी, जिनके ऊपर महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्ट घोटाले का मामला जो है, उसमें नवंबर 2022 में चार्जशीट दाखिल हुई है। तो छगन भुजबल का मामला है। छगन भुजबल तो सब्जी बेचते-बेचते कब 800,000 करोड़ के मालिक बन गए पता ही नहीं चला। तो ये जितने लोगों को उन्होंने अपने पास शामिल कर लिया है, जब दाग से भरे हुए तमाम जितने भी दागी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो फिर चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का जो स्लोगन था, वो बचा कहाँ अब? एक वक़्त बिल्कुल। था जब हम और आप बड़े शौक से जा कर के और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभाएँ सुनने जाते थे। चाहे वो ग्वालियर में होती थीं या भोपाल में होती थीं या उत्तर प्रदेश में कहीं होती थीं, तो हम 100-100 किलोमीटर ट्रैवल करके और उन्हें सुनने जाते थे। क्योंकि उनकी बातों में वो चमक, वो धार और वो चीज़ें होती थी जिनसे कि हमें एक स्वच्छ नेता की छवि मिलती थी। लेकिन आज तो किसी को भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये अब साफ होने लग गया है कि ये जो गंदगी साफ करते-करते खुद के ऊपर जो दाग पड़ने लगे हैं, तो अब ये कहना ज़रा मुश्किल है कि दाग अच्छे होते हैं। कुछ जी। लोगों के लिए शायद हो, लेकिन कुछ के लिए नहीं होते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी, इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत-बहुत